आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। तो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बच्चों की एक डिस्कशन पढ़ी थी, एक तरीके से डिबेट पढ़ा था जिसमें कि बच्चे अपने अपने मत रखते हैं, अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। तो कुछ लोगों ने अच्छा बोला था, कुछ लोगों ने बुरा भी बोला था डेमोक्रेसी के बारे में। तो सभी लोगों ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो दिए थे। फिर उसके बाद हमने डिटेल में डेमोक्रेसी के जो क्रिटिसिज्म है या फिर उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसके डिसएडवांटेजेस हैं, तो हमने वो डिस्कस किए थे। अब हम डिटेल में उसके फायदे को डिस्कस करने वाले हैं कि डेमोक्रेसी के फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं। और ये वाला सेक्शन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी वांट टू नो द आंसर व्हाई डेमोक्रेसी, कि क्यों डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, क्यों इतनी अच्छी है। भाई हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ऐसा क्या है डेमोक्रेसी में जो हमारे देश में डेमोक्रेसी है। हमारे देश में तानाशाही या फिर कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं है, व्हाई वी आर प्रेफरिंग अ डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसलिए उसके फायदे जानने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन फायदों के कारण ही ये जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं हमें डेमोक्रेसी से, ये जो एडवांटेजेस हैं, इनके कारण ही हमने डेमोक्रेसी को प्रेफर किया है। तो China's famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in the world history. तो वर्ल्ड की हिस्ट्री में, मतलब अभी तक दुनिया में जो सबसे बुरे फैमिन हुए हैं, मतलब कि अकाल पड़ा है जिसमें कि लोग भूखे मरे हैं, तो वो हुआ था चाइनीज फैमिन के टाइम पे। 1958 टू 1961 के टाइम पे ये फैमिन हुआ था चाइना में, और इसको द ग्रेट चाइनीज फैमिन भी कहा जाता है। तो ये वर्ल्ड का सबसे बुरा फैमिन हमने देखा है। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फैमिन। तो लगभग 3 करोड़ लोग जो हैं वो इस फैमिन में, इस अकाल में उनकी मृत्यु हो गई थी। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना। अब उस टाइम पे जब चाइना में इस तरीके से फैमिन आ रहा था, उस टाइम पे इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी चाइना से। मतलब कि देखो, जब इंडिया और चाइना दोनों ही लगभग एक साथ आज़ाद हुए 1947 के लगभग, दोनों आज़ाद हुए, दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन ऑलमोस्ट सेम थी। मतलब ऐसा नहीं था कि चाइना बहुत अच्छा कर रहा था या इंडिया बहुत अच्छा कर रहा था, लगभग सेम सी थी। तो 1958-1961 का टाइम भी ऐसा ही था कि जब इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी चाइना से, है तो आज भी नहीं, बट इस चीज़ पे क्यों फोकस किया जा रहा है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी अच्छी नहीं थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फैमिन ऑफ द काइंड चाइना हैड। वो इसलिए बोला जा रहा है कि भाई भले ही इंडिया की इकोनॉमी चाइना से उतनी अच्छी नहीं थी, बट फिर भी इंडिया में इतना बुरा फैमिन नहीं आया जितना कि चाइना में आया। इकोनॉमिस्ट थिंक that this was a result of different government policies in two countries. और इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि हमें इंडिया और चाइना में अलग अलग तरीके का सिचुएशन देखने मिली कि भाई चाइना में तो बहुत ही बुरी हालत हो गई, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई फैमिन की वजह से। वही इंडिया में इतना बुरा हाल नहीं हुआ, जबकि दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन ऑलमोस्ट सेम थी। ऐसा नहीं था कि इंडिया कुछ बेहतर कर रहा है या चाइना एकदम ही बेकार कर रहा है, ऐसा नहीं था। तो इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये जो डिफरेंस था सिचुएशंस में, वो दोनों कंट्रीज की अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से था, क्योंकि दोनों कंट्रीज में अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है वो अलग है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कैरसिटी इन अ वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। अब क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी थी तो उसकी वजह से जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो एक तरीके से वो मजबूर हो गई, या फिर डेमोक्रेसी क्योंकि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसे लोगों को रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर कुछ हो रहा है, अगर देश में कुछ गलत हो रहा है, तो हमें पता है कि डेमोक्रेसी में क्या है, जो गवर्नमेंट है वो जवाबदेही होगी, वो अकाउंटेबल होगी। तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने फूड स्कैरसिटी, स्कैरसिटी मतलब एक तरीके से जो कमी हो रही है, जो फूड में खाने की एक तरीके से पूर्ति नहीं हो रही है, इतना खाना अवेलेबल नहीं था कि सब लोगों को पेट भर के खाना मिल सके। तो स्कैरसिटी मतलब कमी होना। तो इंडियन गवर्नमेंट क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसने इस टाइम पे फूड स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम है उसको रिस्पॉन्ड किया। उसको देखा कि हाँ भाई हमारे देश में किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी पर्टिकुलर एरिया पे फूड स्कैरसिटी हो रही है। बट चाइनीज गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, उसने एक तरीके से इग्नोर कर दिया कि हाँ लोग भूखे मर रहे हैं, खाने की प्रॉब्लम है, छोड़ो, देखा ही नहीं। They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. अब इकोनॉमिस्ट ऐसा कहते हैं कि
किसी भी इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री में आज तक कोई भी बहुत बड़ा फैमिन देखने नहीं मिला है। मतलब कि अगर डेमोक्रेटिक एंड इंडिपेंडेंट कंट्रीज में कोई फैमिन हुआ भी है तो वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल का नहीं है, इतने बड़े लेवल का नहीं है जितना कि हमने चाइना में देखा कि 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई। तो वो थोड़े नॉर्मल लेवल का है, बहुत ज्यादा एकदम हाई लेवल का फैमिन देखने नहीं मिला, राइट। If China too had multi-party elections, an opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. अब हमने जब फीचर्स पढ़े थे डेमोक्रेसी के तो उसमें चाइना का एग्जाम्पल भी पढ़ा था, किस तरीके से चाइना में एक पर्टिकुलर पार्टी है जिस पार्टी का मेंबर होना जरूरी है या फिर उस पार्टी से एफिलिएटेड जो छोटी पार्टीज है उनका मेंबर होना जरूरी है अगर आप इलेक्शंस लड़ना चाहते हो। तो बेसिकली इलेक्शंस में जितने भी लोग खड़े होंगे वो सिर्फ एक ही पार्टी के होंगे। टेक्निकली यही केस है कि अगर चाइना में कोई इलेक्शन में खड़ा भी हो रहा है तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एक ही पार्टी को बिलोंग करता है। अब हमारे देश में आप देखोगे तो क्या होगा कि कोई पर्सन बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई आम आदमी पार्टी का है, कोई किसी दूसरे पार्टी का है। तो मतलब सब अलग अलग पार्टीज से इलेक्शंस लड़ते हैं, अलग अलग पार्टीज के लोग होते हैं। हमारे यहाँ पे प्रॉपर अपोजिशन है, बट चाइना में क्या है, सारे लोग एक ही पार्टी के हैं। अब कोई भी जीत के आए, जीतनी तो अल्टीमेटली वही पार्टी है, और चाहे कोई भी जीतेगा, जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो किसके थ्रू लिए जाएंगे, उस पार्टी के थ्रू ही लिए जाएंगे। जो आइडियोलॉजी चलेगी वो तो एक ही पार्टी की रहेगी। अब जब हमारे देश में अलग अलग पार्टीज हैं तो हमें पता है कि बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है, नेशनल कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है, आम आदमी पार्टी का एक अलग सोचने का तरीका है, वो अलग मुद्दों पे काम करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। तो अगर एक ही पार्टी चाइना में है तो उसकी अपनी आइडियोलॉजी है और वो सिर्फ उसी तरीके से काम करेगी। उसको कोई फोर्स करने वाला नहीं होगा कि आप गलत कर रहे हो, या उसके ऊपर कोई प्रेशर बनाने वाला नहीं होगा कि आपको ये नहीं ये करना चाहिए। तो अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी सिस्टम होता, मतलब कि एक से ज्यादा पार्टीज होती और उन पार्टीज से लोग लड़ते, तो क्या होता, तो चाइना में इतनी बुरी हालत नहीं होती। क्योंकि अगर एक से ज्यादा पार्टी से लोग लड़ रहे हैं तो क्या होगा, एक पार्टी से बहुत ज्यादा लोग लड़ेंगे, जीत के आएंगे, और कुछ पार्टीज होंगी जिनसे लोग बहुत ज्यादा जीत के नहीं आएंगे, जो मेजोरिटी में नहीं होंगे। इलेक्शंस में गवर्नमेंट कैसे बनती है कि अगर भले ही अलग अलग पार्टी से लोग लड़ रहे हैं, बट जिस पार्टी से मैक्सिमम लोग जीत के आएंगे वो पार्टी गवर्नमेंट बना लेती है। करंट सिनेरियो में क्या है कि बीजेपी जो पार्टी है उससे सबसे ज्यादा जो एमपीज हैं वो जीत के आए और फिर बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो बनी। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट सबसे ज्यादा जीत के एमपीज बनते तो फिर गवर्नमेंट नेशनल कांग्रेस की बन जाती। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है कि हाँ, एक पार्टी ऐसी है जो कि मेजोरिटी में है और उसने गवर्नमेंट बना ली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और पार्टी से एक भी बंदा नहीं जीतेगा। भाई मेजोरिटी तुम्हारी है, मेजोरिटी बीजेपी की है, बट और भी तो पार्टीज हैं जिनके एमपीज हैं, जिनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो हमारे सांसद में जाके बैठे हुए हैं, लोग जीत के आए हैं, दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो जो दूसरी पार्टी से बिलोंग करने वाले लोग हैं, जो गवर्नमेंट नहीं बना रहे हैं, जो गवर्नमेंट जिन्होंने नहीं बनाई है, वो पार्लियामेंट में तो बैठ रहे हैं, वो डिसीजन मेकिंग में तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब पार्लियामेंट में कोई कानून पास होने की बात होगी, जब कोई मुद्दा उठेगा, तो अपोजिशन को भी तो इन्वॉल्व किया जाएगा। अब जैसे आज आप देखते हो पार्लियामेंट में बात होती रहती है कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी, ऐसे करके चलता रहता है। तो वो क्या है, मोदी जी जो है वो बीजेपी के हैं, उन्होंने गवर्नमेंट बना रखी है, और उनके खिलाफ कौन बोलते हैं या उनकी जो कमियां हैं उनको कौन गिनाते हैं, राहुल गांधी, क्योंकि वो अपोजिशन के लीडर हैं। तो पार्लियामेंट में तो बैठे हैं। बट चाइना के केस में क्या है, ऐसी कोई अपोजिशन नहीं है। अगर अपोजिशन होती तो वो चाइनीज गवर्नमेंट को बोलती कि आप ये गलत कर रहे हो, आप देखो जरा हमारे देश में लोग भूखे मर रहे हैं, आपने क्या कदम उठाए, इस तरीके के सवाल उठाए जाते चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ। बट क्योंकि कोई ऐसी अपोजिशन नहीं है, कोई ऐसी प्रेस नहीं है, कोई ऐसी जो मीडिया है वो नहीं है जो कि सवाल उठा सके, इस वजह से इतने सारे लोग चाइना में मरे। This example brings out one of the reasons why democracy is considered the best form of government. तो इस एग्जाम्पल से हमें एक रीजन मिलता है, एक कारण मिलता है कि क्यों जो डेमोक्रेसी है उसे सबसे बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल।
तो डेमोक्रेसी जो है वो किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों की नीड्स को रिस्पॉन्ड करती है, उनके लिए काम करती है। मतलब अगर लोगों की ज़रूरतें हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज़्यादा सीरियसली लेती है, ज़्यादा उन पे काम करती है बजाय किसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। तो हमें डेमोक्रेसी में ये देखने मिलता है कि इट इज़ मोर एक्टिव, इट इज़ मोर responding towards the need of people. A non-democratic government may and can respond to the people's need, but it all depends on the wishes of the people who rule. अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो उसमें जो गवर्नमेंट है वो लोगों के नीड्स के लिए रिस्पॉन्ड करेगी ही नहीं, वो लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की बात करेगी ही नहीं, वो कर ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है, वो कर सकती है। अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये चाहे कि वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है तो वो डेफिनेटली स्टेप्स उठा सकती है। बट यही तो प्रॉब्लम है कि अगर एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचती है, वो लोगों की दिक्कतों को बहुत ज़्यादा नहीं सोचती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो दिक्कतों को नहीं भी रिजॉल्व करेंगे, नहीं भी एड्रेस करेंगे, तो भी उनके ऊपर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी लोगों के लिए काम कर सकती है, लोगों की जो नीड्स हैं उनको रिस्पॉन्ड कर सकती है अगर वो चाहे तो। प्रॉब्लम ये है कि वो चाहती नहीं है। If the rulers don't want to, they don't have to act according to the wishes of the people. अगर एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो रूलर हैं अगर वो एक्ट नहीं करना चाहते एज पर द विशेस ऑफ द पीपल, लोगों के इच्छा के अनुसार अगर वो काम नहीं करना चाहते तो वो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। मतलब वो छोड़ देंगे कि ठीक है, हमें हमारी मर्जी है, अगर हमें लोगों की मर्जी के हिसाब से काम करना है तो हम करेंगे, नहीं करना तो हम नहीं करेंगे, वो उनकी मर्जी है। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, उनके ऊपर उंगली उठाने वाला नहीं होता कोई। A democracy requires that rulers have to attain the needs of the people. But एक डेमोक्रेसी में क्या है, आप ऐसे बच के नहीं जा सकते, आपको लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना ही पड़ेगा, उनको अटेंड करना पड़ेगा, आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी गवर्नमेंट के मुकाबले एक बेहतर गवर्नमेंट है, क्योंकि ये अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसे लोगों को जवाब देना होता है। अब अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगी कि हम काम नहीं कर रहे या हम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे, तो क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, लोगों के पास इतना अधिकार है कि वो आवाज उठाएं, वो गवर्नमेंट को बोलें कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो। लोग धरने देंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और यहाँ तक भी बात आ सकती है कि लोग गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं। यस, इवन बिफोर 5 years ऑफ कंप्लीशन गवर्नमेंट को लोग हटा सकते हैं, गवर्नमेंट हट सकती है। बट यही है कि लोगों के पास डेमोक्रेसी में इतनी पावर है कि वो आवाज उठा के गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर डाल सकते हैं कि गवर्नमेंट उनके लिए काम करेगी। गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा, अगर अपनी मर्जी से नहीं सुन रही तो लोगों ने सुनवाएंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लोग धरना देंगे, लोग सवाल उठाएंगे। जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो सवाल उठाएगी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों की सिचुएशन ये है, गवर्नमेंट स्टेप्स क्यों नहीं ले रही है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो जवाबदेह होती है, अकाउंटेबल होती है, इसलिए ये बाकी गवर्नमेंट से बेटर है। There is another reason why democracy should lead to better decisions than any non-democratic government. अब हम कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम देती है, या उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इतनी क्विक नहीं है। बट इस चीज़ का भी एक अपना फ़ायदा है, इस चीज़ का भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो ये है कि जब बहुत ज़्यादा टाइम लगाया जाएगा डिसीजन मेकिंग में, जब बहुत ज़्यादा लोगों से कंसल्ट किया जाएगा तो एक बेटर डिसीजन लिया जाएगा। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक डेमोक्रेसी को हम कह रहे हैं कि इट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छा डिसीजन लेने की क्षमता रखती है, कि जो एक डेमोक्रेसी में डिसीजन लिया जाएगा वो बेहतर होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, कि वो एक अच्छा डिसीजन होगा देन अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की। एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो भी डिसीजन लेगी उससे हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक एक बेटर डिसीजन होगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बेटर होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कंसल्टेशन होती है, बहुत सारे लोगों से राय ली जाती है, उनसे पूछा जाता है, सलाह ली जाती है, और डिस्कशन होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों पर बात होती है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या चीज़ बेहतर रहेगी। तो इस तरीके से पूरी कंसल्टेशन डिस्कशन होती है, तब जाके कोई
डिसीजन लिया जाता है। A democratic decision always involves many persons, discussions and meetings. अब कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर डिसीजन लेगी तो ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ने अपनी मर्जी से डिसीजन लिया है, हमेशा उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहे होंगे, बहुत सारी उसमें डिस्कशंस होंगी और बहुत सारी मीटिंग्स होने के बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा। जैसे कि हमारे देश में बात होती है, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था और मोदी जी ने आके कह दिया था कि हाँ अब कल से मतलब अब ये 1000 और 500 के नोट नहीं चलेंगे। तो लोगों ने बोला कि मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन ला दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। बट द थिंग इज कि ये डिसीजन लेने वाले अकेले मोदी जी नहीं थे, या कोई भी पीएम होगा वो अकेले इस तरीके से डिसीजन नहीं लेगा। उसके पीछे पूरी एक टीम रहती है, पूरे ऑफिसर्स रहेंगे, ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे, मिनिस्टर्स होंगे, अलग अलग जगहों से डिस्कशंस निकल के आती हैं, अलग अलग जगहों से कंसल्टेशन होती है। वो जो ऑफिसर्स हैं, वो जो मिनिस्टर्स हैं, वो पूरी डिस्कशन के बाद पीएम को बताएंगे कि हाँ हम ये डिसीजन लेना चाहते हैं या फिर ये डिसीजन लिया जा रहा है। जो पीएम है वो भी उस पूरी डिस्कशन में इन्वॉल्व रहेंगे और उसके बाद वो लोगों के सामने आके पीएम बोल देते हैं। तो क्योंकि पीएम बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सारा डिसीजन उन्होंने ही लिया है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है कि भले ही कोई भी बता रहा है बट वो डिसीजन जो एक्चुअल में लिया गया है वो बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिया है, किसी एक पर्सन ने डिसीजन नहीं लिया, राइट। तो बहुत सारी मीटिंग्स, डिस्कशंस, कंसल्टेशंस के बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन लिया जाता है। When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decisions. तो जब किसी भी प्रॉब्लम को बहुत सारे लोग मिलके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग उसमें बैठ के दिमाग लगा रहे होते हैं, अपना जो ब्रेन है वो यूज कर रहे होते हैं, तो पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती हैं कि उस प्रॉब्लम में जो ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स हैं उनको पॉइंट आउट किया जाएगा और उसको फिर सॉल्व भी किया जाएगा। मतलब अगर कोई एक पर्सन किसी एक प्रॉब्लम को देख रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम के हर एस्पेक्ट को देख सके और उसकी हर कमियों को बता सके। बट जब एक से ज़्यादा लोग किसी प्रॉब्लम को देखेंगे तो वो उसके हर एस्पेक्ट को मतलब एक तरीके से कवर हो जाएगा। एक पर्सन किसी और एस्पेक्ट से सोच रहा होगा, दूसरा पर्सन किसी और एस्पेक्ट पे ध्यान लगा रहा होगा, और मतलब इस तरीके से जब बहुत सारे लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो अपने अपने तरीके से उसे देखेंगे, अपने अपने नज़रिए से उसे देखेंगे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो गलतियां हैं उसमें हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। और क्योंकि अगर हमें गलतियां पता हैं तो हम उनको सॉल्व करने के ऊपर भी कदम उठा सकते हैं। तो किसी भी डिसीजन में क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं तो ये मिस्टेक सहने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कम होती हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। दिस टेक्स टाइम। हाँ, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इतनी सारी कंसल्टेशन हो रही है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इतने सारी डिस्कशंस हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, तो टाइम तो लगेगा ही। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में ये सारी चीजें हो जाएंगी, टाइम लगेगा। बट देर इज अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। बट जब बहुत ज्यादा डिसीजन इंपॉर्टेंट हो, मतलब कि कोई ऐसा डिसीजन है जो कि हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक या 2 पर्सन को अफेक्ट करने वाला है, उस पर पूरे देश पर उस डिसीजन का अफेक्ट पड़ने वाला है और बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट पड़ेगा। तो जब कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी डिसीजन होता है उसके ऊपर टाइम लगना अच्छी बात है। उसके ऊपर टाइम लगेगा तो वही कि उस पर ज़्यादा मिस्टेक्स पता चलेंगी, उसके हर एस्पेक्ट को देखा जा सकेगा और उस पर एक बेहतर डिसीजन लिया जा सकेगा। वो जो डिसीजन निकल के आएगा वो अच्छा डिसीजन होगा। दिस रिड्यूस द चांसेस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस। तो इतना ज़्यादा टाइम लगता है, इतनी ज़्यादा डिस्कशंस, कंसल्टेशंस के बाद जो गलत डिसीजन होने की पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं, वो कम हो जाते हैं। दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, कि मतलब जो डिसीजन लिया जाएगा वो एक अच्छा डिसीजन होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज एक अच्छे डिसीजन होने की ज़्यादा होंगी। नाउ दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। अब हम अपने तीसरे आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, जो कि ये जो तीसरा आर्ग्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे सेकेंड जो फीचर है उससे ही निकल के आता है। ठीक है, कैसे आता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सो थर्ड फीचर क्या है? डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब डेमोक्रेसी ने हमें जो लोगों के बीच में मतभेद हैं, डिफरेंसेस हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, उनसे डील करने का एक अच्छा तरीका हमें डेमोक्रेसी से मिलता है। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। अब आप किसी भी सोसाइटी में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हर सोसाइटी में लोग जो हैं उनकी अपनी अलग ओपिनियन होती है, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं तो उनकी प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, टेस्ट, ओपिनियन सब अलग अलग होता है।
आप अपने घर में ही देख लो कि आप कुछ और सोचते हो, आपका भाई कुछ और तरीके से सोचेगा सेम चीज़ के बारे में, आपका मम्मी कुछ और बोलेंगी, तो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। इसी तरीके से जब हम किसी देश में रह रहे हैं तो हजार तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं और सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि एक पर्सन की जो सोचने का तरीका है या एक पर्सन के जो बिलीव्स हैं, उसके जो ओपिनियन है, उसके जो आइडियाज हैं, हो सकता है वो दूसरे पर्सन के साथ मेल ना खाएं और दोनों में झड़प हो जाए, दोनों में लड़ाई हो जाए। तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस तरीके के प्रॉब्लम्स को, डिफरेंसेस को सॉल्व करने का अच्छा तरीका हमें डेमोक्रेसी देती है। कैसे, वो भी हम देखेंगे। These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. अब हर जगह पे डिफरेंसेस होते हैं, हर देश में डिफरेंसेस होते हैं, बट हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। मतलब हमारे देश में सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, राइट? दूसरे देशों के मुकाबले एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स। हमारे देश में अलग अलग इलाकों से, अलग अलग एरियाज से लोग बिलोंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग डिफरेंट जो रिलीजन्स हैं वो फॉलो करते हैं, अलग कास्ट हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी जो है वो हमारे देश में है। दे टुक एट द वर्ल्ड दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। अब हर तरीके के जो लोग हैं, हर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो पर्सन है वो देश को अलग तरीके से देखेगा, उसके अपने प्रेफरेंसेस, उसके अपने आइडियाज, ओपिनियंस होंगे। द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप के जो प्रेफरेंसेस हैं, एक ग्रुप के आइडियाज, ओपिनियंस हो सकता है कि दूसरे के साथ मेल ना खाएं, उसके अपोजिट में जाएं और दोनों झगड़ बैठे। हाउ डू वी रिजॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट? अब इस तरीके के जब झड़प होंगे, इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसका हम समाधान निकालेंगे? द कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिजॉल्व बाय ब्रूटल पावर। अब इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको हम मतलब बहुत ज्यादा पावर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पावर कैसे? विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म्स एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। एक तरीका तो ये है इन प्रॉब्लम्स को, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को, जो मतलब जो मेजॉरिटी में है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो डिक्टेट करेगा, वो बताएगा दूसरे लोगों को कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और जो बाकी लोग हैं उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मान लो कि दो मतलब चार कम्युनिटी के लोग हैं, एक्स, वाई, जेड एंड ए। ये चार कम्युनिटी के लोग हैं। अब इसमें से एक्स कम्युनिटी जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पैसा है इसके पास, और मतलब ये एकदम ताकतवर है। वही ये जो जेड, वाई एंड ए वाले कम्युनिटीज हैं, ये इतने अमीर नहीं है, इतने पावरफुल नहीं है, ये नॉर्मल कम्युनिटीज हैं। अब एक तरीका तो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि भाई एक्स कुछ कह रही हैं, वाई कुछ कह रही हैं, जेड कुछ कह रहे हैं, अब इन सबके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि ये जो एक्स कम्युनिटी है, जो कि सबसे पावरफुल है, ये क्या करे, ये टर्म्स डिक्टेट करे। मतलब कि ये इन इन कम्युनिटीज को बताए कि क्या होना चाहिए, तुमको कैसे बिहेव करना है, कौन सही है, कौन गलत है, किस तरीके से चीजें होनी चाहिए देश में, वो सिर्फ ये एक्स कम्युनिटी बताए। इससे क्या होगा, क्योंकि एक ही कम्युनिटी बता रही है, बाकी चुपचाप फॉलो कर रहे हैं, तो भी झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि जो भी एक्स कह रहा है वो ये सारे लोग मान ले रहे हैं, तो झगड़ा होगा ही नहीं। तो एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। बट अब आपको लगता है कि ये जो वाई, जेड एंड ए है, ये खुशी खुशी एक्स का कहाँ मान लेंगे? हो सकता है कि वो इस एक्स कम्युनिटी का कहाँ मान रहे हो, वो चीजों को फॉलो कर रहे हो जो भी एक्स कह रहे हैं, बट वो खुशी खुशी ना कर रहे हो, वो दबाव में कर रहे हो, वो घुट घुट के उन चीजों को फॉलो कर रहे हो। सो बट दैट वुड लीड टू रिजेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। बट अगर किसी एक ग्रुप को हम बहुत ज्यादा पावर दे दें और वो जो पावरफुल ग्रुप है वो लोगों के ऊपर डिक्टेट करे, तो उससे क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो रिजॉल्व होते दिखेंगे, ठीक है, लड़ाइयाँ नहीं हो रही, बट जो लोग हैं वो खुश नहीं होंगे, वो दुखी होंगे, उनमें रिजेंटमेंट होगी, उनमें एक तरीके से गुस्सा होगा, नाराजगी होगी। डिफरेंट ग्रुप्स मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे। अब अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो इस तरीके से, ये जो ब्रूटल पावर वाला सिस्टम है, इस तरीके से बहुत ज्यादा देर तक एक साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि जब वाई, जेड एंड ए जो है वो एकदम गुस्से हो जाएंगे, वो मतलब एकदम भर जाएंगे और वो एक्स के खिलाफ बोलने लगेंगे। तो मतलब बहुत ज्यादा देर तक हम इस तरीके के सिस्टम में नहीं जी पाएंगे एक साथ। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स दी ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और जो डेमोक्रेसी है वो हमें एकमात्र पीसफुल, मतलब कि शांति प्रिय जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करता है कि हम डेमोक्रेसी के थ्रू इस प्रॉब्लम को शांति से सॉल्व कर सकते हैं।
बिना लोगों को बुरा लगे। इन डेमोक्रेसी नो वन इज अ परमानेंट विनर। हमें पता है कि डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट विनर नहीं होता है, कि जब देश में इलेक्शंस होते हैं तो जो भी पर्सन, जो भी पार्टी या ग्रुप जीत के आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो अब जिंदगी भर जीत के रहेगा, वही पर्सन पीएम बना रहेगा। ऐसा नहीं होता। हमें पता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इलेक्शंस होते हैं, कि अगर कोई पर्सन जीत के आया है, पीएम बना है, तो वो 5 साल तक रहेगा। 5 साल बाद फिर से इलेक्शंस होंगे। अगर लोगों को वही पुराना वाला पर्सन अगर पसंद आ रहा है तो वो उसको वोट देंगे और फिर वो वापस से पीएम बन जाएगा। बट अगर लोगों को वो पर्सन पसंद नहीं आया तो उसकी जगह कोई और भी बन सकता है। तो कोई परमानेंट गवर्नमेंट, परमानेंट विनर नहीं होता है डेमोक्रेसी में, और ना ही कोई परमानेंट लूजर होता है, कि भाई एक इलेक्शन में कोई बंदा हार गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी भर के लिए हार गया। हो सकता है अगले इलेक्शंस में जीत जाए। तो डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। तो इस तरीके से अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो एक साथ मिलके पीसफुली रह सकते हैं। कैसे? कि भाई एक बार एक जो ग्रुप के लोग हैं वो जीत के आए, मान लो दूसरी बार ये पॉसिबिलिटी है कि कोई और कम्युनिटी जीत के आ सकती है। पॉसिबिलिटी तो है, ऐसा तो नहीं है कि भाई एकदम बैन लगा रखा है कि कोई और कम्युनिटी का पर्सन पीएम बनेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है भाई, जो मर्जी बन सकता है। तो अगर एक बार कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं बना, हो सकता है दूसरी बार बन जाए। तो मतलब एक बैलेंस रहता है। किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के पर्सन को ये नहीं लगेगा कि हम रिप्रेजेंट नहीं हो रहे या हमारी कोई नहीं सुन रहा। ठीक है। अब जैसे डेमोक्रेसी में हमारे पास क्या, एक्स वाई जेड एंड ए, ये कम्युनिटीज थी। अब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। अब डेमोक्रेसी में मान लो एक साल इस कम्युनिटी से पर्सन जीता, तो अगले साल हमें पता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि भाई वाई जेड ए किसी भी कम्युनिटी से कोई जीत सकता है। तो जेड का मान लो अगली बार जेड कम्युनिटी से पर्सन जो है वो जीत के आ गया। तो सबको ये पता है कि भाई हम रिप्रेजेंट हो रहे हैं, हमारी बातें सुनी जा रही हैं। अब भले ही मान लो जेड कम्युनिटी का पर्सन जीत के आया है, तो ऐसा नहीं है कि वो बाकी कम्युनिटीज की नहीं सुनेगा, वो इनकी भी सुनेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है, सबकी सुननी पड़ेगी भाई। हो सकता है कि जेड वाले पर्सन को, जो पर्सन जेड कम्युनिटी का है, उसको जिताने के लिए इन लोगों ने भी वोट दिए हो, है ना। तो सब कुछ यहाँ पे ऐसा होता है कि सारी कम्युनिटीज एक तरीके से रिप्रेजेंट होती हैं, सबकी सुनी जाती है और सब इस तरीके से पीसफुली रह सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सेकंड वाला पॉइंट कैसे इससे मैच कर रहा है। अब कोई डिसीजन लिया जा रहा है, देश में कोई बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है। अब उसमें जब बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजन लेंगे तो वो हर ग्रुप की बात करेंगे। जैसे कोई अमीर है तो अमीरों की बात होगी कि इस पर्टिकुलर डिसीजन का जो हम लेने जा रहे हैं या जो हम कदम उठाने जा रहे हैं, इस डिसीजन का अमीरों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, गरीबों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मिडिल क्लास के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब इतने सारे लोग मिलकर कोई डिसीजन लेंगे तो वो देश के हर एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट कम्युनिटी, तो कम्युनिटी के बारे में भी सोचा जाएगा कि अगर ये डिसीजन है तो इससे कहीं हिंदुओं की जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो तो नहीं हर्ट हो जाएंगे, कहीं मुस्लिमों को बुरा तो नहीं लग जाएगा, कहीं सिखों के लिए कोई डिसीजन गलत तो नहीं हो जाएगा। तो हर कम्युनिटी के बारे में ऐसे पूछा जाता है, सोचा जाता है कि जो भी हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, जो भी हम चीज लागू करने वाले हैं, क्या उससे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे अफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे गवर्नमेंट ने भाई रूल बनाए, कानून बनाया कि इट इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु इज ड्राइविंग अ टू व्हीलर टू वियर अ हेलमेट। कोई भी अगर बाइक वगैरह चला रहा है, स्कूटी चला रहा है, तो उसको हेलमेट पहनना जरूरी है। अब जब ये डिसीजन लिया गया तो इससे क्या है कि जो सिख लोग होते हैं वो टर्बन पहनते हैं, तो टर्बन के ऊपर वो हेलमेट नहीं पहन सकते। अगर उन्हें हेलमेट पहनना है तो टर्बन हटानी पड़ेगी, वो जो पगड़ी है वो हटानी पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ कि इस डिसीजन की वजह से जो सिख थे उनके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहे थे। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि ठीक है, सारे लोग हेलमेट पहनेंगे, बट सिख जो हैं उनको छूट दी जाती है कि अगर वो हेलमेट नहीं भी पहनते, अगर उन्होंने टर्बन पहनी हुई है तो उन्हें हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से छूट दी गई। तो हर एस्पेक्ट के बारे में सोचा जाता है और इससे क्या होता है कि सारी कम्युनिटी खुश रह पाती हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। तो हमारी जितनी डाइवर्स कंट्री है, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के लोग हमारे देश में रहते हैं, अलग भाषाएं, अलग रिलीजन, अलग कम्युनिटी, अलग कास्ट, हर तरीके के लोग हैं, अलग ट्रेडिशंस, अलग कल्चर। अब इस पूरी डाइवर्सिटी को यूनाइट कौन करता है? डेमोक्रेसी। इस पूरे जो हमारी डाइवर्स कंट्री है उसको साथ में जोड़ के किसने रखा हुआ है? डेमोक्रेसी ने। These three arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life. तो अभी तक हमने जो तीन
आर्ग्यूमेंट्स पढ़े डेमोक्रेसी के फेवर में, वो सारे कैसे थे कि डेमोक्रेसी का गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है, कि डेमोक्रेसी की वजह से जो गवर्नमेंट है वो किस क्वालिटी की होती है, जो सोशल लाइफ, ओवरऑल जो सोशल लाइफ है वो किस क्वालिटी की होती है। तो हमने वो एस्पेक्ट से अभी तक डेमोक्रेसी के फायदे देखे हैं। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, बट जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है डेमोक्रेसी के फेवर में, वो इस बारे में नहीं है कि वो किस तरीके की गवर्नमेंट बनाता है, बल्कि इट इज अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन्स। बल्कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी है वो ये है कि वो इस एस्पेक्ट में है कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी है वो लोगों को फायदा पहुंचाती है, वो लोगों के सिटीजन्स के साथ क्या करती है, उनको किस तरीके से अफेक्ट करती है। Even if democracy does not bring about better decisions and accountable government, it is still better than other form of government. अब भले ही डेमोक्रेसी की वजह से बेटर डिसीजंस ना आ पाए, भले ही एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट ना आ पाए, बट फिर भी डेमोक्रेसी जो है वो एक बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। जो लोगों की डिग्निटी है वो डेमोक्रेसी में बढ़ती है, इन्हांस होती है, लोगों की जो गरिमा है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो बढ़ती है। As we discussed above, democracy is based on the principle of political equality and recognizing that the poorest and least educated has the same status as the rich and the educated. तो हमने पहले भी डेमोक्रेसी के फीचर्स में ये पढ़ा है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी में एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, कि सब लोग एक समान होते हैं, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे अनपढ़ है, वो सब इक्वल हैं। भले ही गरीब है, भले ही अमीर है, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा है, सबको इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा, सबका स्टेटस एक समान होता है डेमोक्रेसी में लॉ के सामने। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। अब डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं वो किसी राजा की प्रजा हैं। सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर मतलब किसी राजा की प्रजा होना। तो डेमोक्रेसी में ऐसा तो है नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर राजा है और हम सब उसकी प्रजा हैं, नहीं। वी ऑल आर रूलर्स आर सेल्व्स, कि हम डेमोक्रेसी में जितने लोग हैं वो खुद रूलर्स हैं, अपने ही रूलर्स हैं हम, ठीक है। कैसे हम अपने ही रूलर्स हैं? इलेक्शंस के थ्रू। हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स आगे हमारी बातों को रखता है। तो क्या हो रहा है कि इनडायरेक्टली हम ही डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी मर्जी, हम किसी भी पर्सन को चुन के भेज सकते हैं ना पार्लियामेंट में कि आप जाओ, आप हमारी बात को रखो। तो जो पर्सन हमारी बात को सबसे बेहतर तरीके से रखेगा हम उसे ही चुनकर भेजेंगे। तो हम खुद अपनी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम खुद के लिए एक तरीके से डिसीजंस लेते हैं, खुद रूलर्स हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। अब अगर लोग चाहे खुद गलत डिसीजन ले लें, किसी गलत पर्सन को इलेक्ट करके बिठा दें, रूलर बना दें, तो भी हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी गलती के लिए। हमने जो भी किया है वो हम उसके जिम्मेदार होंगे। अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई रूलर को हम ही ने चुन के भेजा और हम कहते रहें कि ये क्या रूलर आ गया, ये कैसा पीएम है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो मतलब हम ही ने तो चुन के भेजा है, हटाना है तो या तो अगले इलेक्शंस में हटा देना। बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है तो भी पहले भी हटा सकते हो। तो मतलब इस तरीके से हम खुद अपनी गलतियों के जिम्मेदार होते हैं डेमोक्रेसी में। Finally, democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistakes. तो फाइनली मतलब कि आखिरकार अगर हम इस चीज को समराइज सा करें तो हम बोलेंगे कि डेमोक्रेसी बेहतर है बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि ये हमें हमारी ही मिस्टेक्स को सुधारने का हमें मौका देती है। जैसा कि जस्ट मैंने आपको बताया कि भाई अगर हमें लग रहा है कि हमने गलत रूलर को चुन के भेज दिया है, गलत पर्सन को वोट दे दिया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार सही पर्सन को दे देना। यू स्टिल हैव चांस टू करेक्ट योर मिस्टेक, कि अगर आपको अपनी गलती को सुधारना है तो आप अगले इलेक्शंस में सुधार सकते हो। As we saw above, there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. हमने ये पहले डिस्कस कर चुका है जब हमने डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए थे, तो उसमें हमने ये देखा था कि हाँ भाई डेमोक्रेसी एकदम सबसे अच्छी या एकदम परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। तो गलतियां इसमें भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में गलती होगी ही नहीं, कोई गरीब होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। गलतियां यहाँ पे भी होंगी, कमियां यहाँ पे भी होंगी, बट ये बेटर है बाकियों से। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट, और कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये गारंटी नहीं दे सकती कि वहां पे कोई मिस्टेक होगी ही नहीं। मतलब कि किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिस्टेक तो होंगी।
द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। अब डेमोक्रेसी होने का फायदा ये है कि मिस्टेक्स तो हो रही हैं, गलतियां तो हो रही हैं वो, बट बहुत ज्यादा देर तक वो गलतियां लोगों से छुपी नहीं रह सकती हैं। अब अगर कोई राजा महाराजा वाला सिस्टम है, डिक्टेटरशिप चल रही है, अब डिक्टेटर ने कोई गलत डिसीजन ले लिया, कुछ ऐसा हो गया मतलब जो कि बहुत ही गलत है, तो डिक्टेटर चाहे तो वो आम जनता से वो उस चीज को, उस घपले को छुपा के रख सकता है। बट डेमोक्रेसी में ये चीजें बहुत ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहेंगी, लोगों के सामने वो गलती आएगी ही आएगी। देर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स। और यहाँ पे ये स्कोप है कि लोग गलतियों पे डिस्कस कर सकें। आप देखते होंगे कि मतलब लोग अलग अलग जगहों पे ग्रुप्स बना के देश के अलग अलग मुद्दों को डिस्कस कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे स्कोप है कि पब्लिक डिस्कशन हो सकती है। आप न्यूज चैनल्स में देखते हो कि डिबेट्स हो रहे होते हैं, लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे होते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे मिस्टेक्स को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि आपने ये मिस्टेक की है और आप इसका जवाब दो, या फिर इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इस तरीके से डिस्कशंस गलतियों पे होती हैं एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन। अब अगर गलतियां हुई हैं डेमोक्रेसी में, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये चांसेस हैं कि हाँ आप उसे करेक्ट भी कर सकते हो, आपको इतना मौका दिया जाता है। ईदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड। अब दो तरीके से गलतियों को सुधारा जा सकता है, या तो खुद रूलर्स जो हैं वो अपने डिसीजंस जो है वो चेंज कर ले। जैसे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि फार्म लॉज लाए गए थे, मतलब कि जो नए कानून हैं किसानों से रिलेटेड वो आए थे, न्यू फार्म लॉज आए थे। अब उसमें क्या था कि उसमें बहुत सारे जो फार्मर्स थे वो एग्री नहीं थे उन लॉज से, वो उन कानूनों से बहुत ज़्यादा सहमति नहीं दिखा रहे थे, तो उन्होंने धरने किए, प्रोटेस्ट किए। तो उससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट, एक तरीके से गवर्नमेंट को ये समझ आया कि ठीक है लोग अभी रेडी नहीं है इतने बड़े चेंज के लिए, तो हमें थोड़ा लोगों को टाइम देना चाहिए। तो उन्होंने वो डिसीजन, वो जो लॉज लागू किए थे उनको हटा दिया, रिपील कर दिया कि ठीक है हम अभी ये जो लॉज हैं वो लागू नहीं कर रहे। तो इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने, जो रूलर हैं, जो गवर्नमेंट है, उसने अपने डिसीजंस चेंज कर लिए। तो एक तो ये तरीका है गलतियों को सुधारने का। दूसरा ये है कि भाई आप रूलर को ही हटा दो, जो पर्सन आपका डिसीजन ले रहा है और गलत डिसीजन ले रहा है और वो सुधार भी नहीं रहा, तो आप उस रूलर को ही चेंज कर दो, उस पर्सन को ही हटा दो। दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। बट अगर कोई नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब उस राजा की मर्जी है, क्या वो अपने डिसीजन को चेंज करना चाहता है, तो वो भी टोटली राजा पे डिपेंड करेगा। और आपके पास इतनी पावर है नहीं कि आप राजा को ही हटा दो। तो मतलब कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनमें ये पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि आप, मतलब उनमें इतना रूम नहीं रहता, उनमें इतना स्कोप नहीं रहता कि जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारा जा सके। तो नाउ लेट्स सम इट अप। तो अब हम एक तरीके से जो भी हमने पढ़ा है उसकी एक समरी कर लेते हैं, उसको एकदम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। अब ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी हमें सब कुछ ला के दे देगी, जितनी भी हमारी दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं होगा। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे डेमोक्रेसी की वजह से, प्रॉब्लम्स फिर भी रहेंगी। बट इट इज क्लियरली बेटर देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव दैट वी नो। बट अभी तक हमारे पास जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के, चाहे ऑटोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो और मोनार्की हो, मतलब जितने भी अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, उनमें हमें बेटर ऑप्शन क्या नजर आता है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हो सकता है फ्यूचर में कोई और बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट निकल के आ जाए, कि डेमोक्रेसी से कोई कुछ और बेटर कॉन्सेप्ट निकल के आ जाए। बट अभी तक तो हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें डेमोक्रेसी बेहतर नजर आता है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन। डेमोक्रेसी से हमें ज़्यादा चांसेस मिलते हैं कि हम एक अच्छा डिसीजन ले पाएं। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस एंड अलाउज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। डेमोक्रेसी में जो अलग अलग लोग हैं उनकी इच्छा को, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। अलग अलग तरीके के लोग डेमोक्रेसी में साथ मिलके रह सकते हैं। सबके जो इंटरेस्ट हैं, सबके जो ओपिनियन हैं, उनको एड्रेस किया जाता है। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ थिंग्स, it allows a way of correcting its mistake and offers more dignity to all citizens। अब अगर डेमोक्रेसी कुछ करने में फेल भी हो जाती है, मान लो वो लोगों को इक्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रही है, लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो डेमोक्रेसी में इतनी ये कैपेसिटी है, इतना यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उन गलतियों को सुधार सकें। हम गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सकते हैं, गवर्नमेंट अपने डिसीजंस चेंज कर सकती है, और जो डेमोक्रेसी है वो लोगों को ज़्यादा डिग्निटी, ज़्यादा गरिमा ऑफर करती है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसीलिए हम डेमोक्रेसी को
बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं कि जितना भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें सबसे अच्छी डेमोक्रेसी ही है। बुराइयां हैं, बिल्कुल हैं, कमियां हैं। सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी नहीं होंगी, बट फिर भी हमारे पास डेमोक्रेसी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये सारे रीजंस जो हमने अभी डिस्कस किए इसके एडवांटेजेस में। तो आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू कि भाई क्यों डेमोक्रेसी को हम इतनी वैल्यू कर रहे हैं, क्यों हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और क्यों हमारा खुद का देश एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप रिलेट भी कर पाए होंगे। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने की कोशिश की कि आपको समझ आए कि हाँ, इस तरीके से डेमोक्रेसी एक्चुअली वर्क करती है। ये सारी चीज़ें सिर्फ किताबों में नहीं है, बट दे एक्चुअली वर्क।